नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इंडिया दिस वीक में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में हुई संयुक्त परामर्श आयोग की 6ठी बैठक दिसंबर में हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच डिजिटल बैठक। 28 साल बाद आया बाबरी मस्जिद विध्वंस केस का फैसला, आडवाणी सहित सभी 32 आरोपी बरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को किया जारी, दिया गया स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों और सैन्य प्लेटफॉर्म के वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने पर ध्यान। संसद ने FCRA बिल पर लगाई अपनी मुहर। नए बिल में अब गैर सरकारी संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में की 30% की कटौती। देश में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोसैट ने आकाशीय पिंडों के सफल इमेजिंग के 5 साल किए पूरे। एस्ट्रोसैट की सफलता के साथ भारत हुआ अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल। और 2025 में इसरो करेगा वीनस मिशन को लॉन्च। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES लेगा इसरो के वीनस मिशन में भाग। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में हुई संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में होने वाले शिखर सम्मेलन की जमीन तैयार की गई। आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में बांग्लादेश की अपनी समकक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने भारत बांग्लादेश संयुक्त परामर्श आयोग की 6ठी बैठक के बाद ये बात कही। कोविड-19 के मद्देनजर डिजिटल माध्यम से आयोजित इस बैठक में मोमेन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया और भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने दल की अगुवाई की। बांग्लादेश में भारत के वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय प्रणाली का गठन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय डिजिटल बैठक के बाद ये जानकारी दी गई। बैठक में तीस्ता नदी के जल बंटवारे के अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। वहीं संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन करने का निर्णय किया है, ताकि बांग्लादेश में भारत के ऋण सहयोग से बन रही परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके। इसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच की सीमाओं पर प्रभावी सुरक्षा के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना यानी CBMP लागू की जाए। गौरतलब हो कि भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हालांकि कभी कभी सीमा विवाद होते हैं। बांग्लादेश की सीमा तीनों ओर से भारत द्वारा ही घिरी हुई है। ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर, तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। विशेष रूप से बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं। बता दें कि भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियां साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ था। भारत बांग्लादेश व्यापार समझौते को अंतिम बार जून 2015 में स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान के साथ 5 सालों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया। भारत ने बांग्लादेश को साल 2010 से अब तक $8 बिलियन की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी हैं। भारत बांग्लादेश परिवहन के सभी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी का एक अच्छा उदाहरण है। वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य व्यापार और आवागमन के लिए लगभग सभी साधनों जैसे पानी के जहाज, रेल, बस और हवाई जहाज आदि का प्रयोग किया जा रहा है।
लगभग 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। इस केस की चार्जशीट में बीजेपी के एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत कुल 49 लोगों का नाम शामिल था, जिनमें से 17 लोगों का निधन हो चुका है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। बाबरी विध्वंस की घटना अचानक से ही हुई थी। अदालत ने माना कि श्रद्धालुओं को कार सेवक मानना सही नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा उनमें और आरोपियों के बीच किसी तरह के सीधे संबंध स्थापित नहीं हो सके। मामला क्या था? राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले के तहत आपराधिक केस के साथ साथ दीवानी मुकदमा भी चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। कोर्ट ने कहा कि जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाए, सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए और बाकी का 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए। बता दें कि बाबरी मस्जिद के गिरने के 7 दिन बाद ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की विवादित भूमि पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने याचिका दायर की। वहीं दूसरी ओर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अर्जी दाखिल कर दी। इसके बाद इस केस में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई। इस मामले की अलग अलग जिलों में सुनवाई हुई, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में सुनवाई के लिए लखनऊ में विशेष अदालत का गठन किया था। बीते 28 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 जारी की। इसमें भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए उत्पादों के लिए विशेष प्रोत्साहन है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में विनिर्माण श्रेणी शामिल है, जो विदेशी निवेशकों और निर्माताओं को देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बताते चले कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया था। 2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेष मिश्र और मेड इन इंडिया हाई एंड मटेरियल जैसे नए विचार शामिल हैं। आपको बता दें, विभिन्न श्रेणियों की स्वदेशी सामग्री में 10% की वृद्धि की गई है। ये मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए किया गया है। बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया नामक नई श्रेणी पेश की गई है। इस श्रेणी के तहत उत्पाद में कुल अनुबंध मूल्य के आधार पर न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री होगी। एक अन्य नई श्रेणी लिंजिंग को भी पेश किया गया। मूल्य भिन्नता खंड पेश किया गया है। ये उन सभी मामलों पर लागू होता है जहां अनुबंध की कुल लागत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साथ ही ये नई प्रक्रिया एक दीर्घकालिक उत्पाद सहायता प्रदान करती है, जो वारंटी अवधि पूरी होने के बाद 3 से 5 साल के बीच होगी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया क्या है? इसमें ऐसी प्रक्रियाएं शामिल है जिनका पालन रक्षा वस्तुओं की खरीद के दौरान सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। ये रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा इस प्रक्रिया का लक्ष्य स्वदेशी डिजाइन और रक्षा हथियारों के विनिर्माण को समयबद्ध तरीके से बढ़ावा देना है। बताते चले, पहली रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2002 में प्रख्यापित की गई थी। तब से घरेलू उद्योगों को गति प्रदान करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसे कई बार संशोधित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। एमनेस्टी का आरोप है कि 10 सितंबर 2020 को भारत सरकार ने संस्था के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए। एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ सरकारी मामला मुख्यतः 2 जांचों से संबंधित है।
एक में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विसंगतियों का आरोप लगाया गया था, वहीं दूसरे मामले में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया गया है। संसद ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020 यानी FCRA बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। नए बिल में अब गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGO के प्रशासनिक कार्यों में 50% विदेशी फंड की जगह बस 20% फंड ही इस्तेमाल हो सकेगा, यानी इसमें 30% की कटौती कर दी गई है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में देश में FCRA के तहत करीब 22,400 NGO रजिस्टर्ड हैं। साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए FCRA कानून बनाया गया था। साल 2011 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया। ये कानून व्यक्तियों, संघों और कंपनियों के लिए विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोगिता को नियंत्रित करता है। विदेशी योगदान का मतलब किसी भी विदेशी निकाय द्वारा मुद्रा, सुरक्षा या लेख का दान या हस्तांतरण है। गैर सरकारी संगठनों में बढ़ता हुआ विदेशी योगदान देश की नीतियों को प्रभावित करता है। नए बिल में अब गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGO के प्रशासनिक कार्यों में 50% विदेशी फंड की जगह बस 20% फंड ही इस्तेमाल हो सकेगा। अब एक NGO मिलने वाले ग्रांट को अन्य NGO से शेयर भी नहीं कर सकेगी और NGO को मिलने वाले विदेशी फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ब्रांच में ही रिसीव किए जाएंगे। हालांकि दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले NGO के लिए स्थानीय बैंक में खाता खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही सरकार किसी NGO के FCRA लाइसेंस को 3 साल के लिए निलंबित करने के अलावा उसे निरस्त भी कर सकती है। बीते 29 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स के लिए परियोजना प्रबंधन दृष्टिकोण दिशा निर्देश जारी किए। बताते चले, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी डिस्क 4 आईडेक्स 4 फौजी पहल के लॉन्च समारोह के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय मंत्री ने इस लॉन्च के दौरान ये बताया कि डिस्क 4 चैलेंज अपनी पहले संस्करणों से आगे बढ़ेगा और देश में विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा, जबकि आईडेक्स 4 फौजी पहल भारत के सशस्त्र कर्मियों की इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए उन सभी हितधारकों को बधाई दी जिनमें रक्षा मंत्रालय के हितधारक भी शामिल हैं, जहां रक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागी एक साथ आए हैं। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स दरअसल रक्षा के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्टार्टअप, MSME, R&D इंस्टीट्यूट्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और एकेडमिक फील्ड सहित निष्ठावान उद्योगों द्वारा एरोस्पेस और रक्षा में प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और उन्हें रक्षा के क्षेत्र में R&D कार्यों के लिए धन या अनुदान प्रदान करना है। आईडेक्स ने रक्षा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरे देश में डिफेंस इनोवेशन हब्स की स्थापना का आदेश दिया है। क्या है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क? इस आईडेक्स पहल को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में प्रोटोटाइप बनाने और व्यवसायीकरण समाधान या उत्पाद तैयार करने के लिए MSME स्टार्टअप इनोवेटर्स को सारी जरूरी सहायता उपलब्ध करवाना है। इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के बारे में भी बात की और ये कहा कि इसमें रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं। 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया एस्ट्रोसैट, जिसने अब आकाशीय पिंडों की सफल इमेजिंग के 5 साल पूरे कर लिए हैं। बताते चले कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह है।
एस्ट्रोसैट ने तारों, तारामंडलों का पता लगाया और मिल्की वे आकाश गंगा की बड़ी और छोटी आकाश गंगाओं का मानचित्रण किया, जिसे मैगेलेनिक क्लाउड कहा जाता है। मैगेलेनिक क्लाउड गामा रे फटने, सुपरनोवा, सक्रिय आकाश गंगा, नाभिक जैसी ऊर्जावान घटना है। आसान शब्दों में समझे तो उन्हें मिल्की वे का उपग्रह आकाश गंगा कहा जाता है। एस्ट्रोसैट का रेजोल्यूशन नासा मिशन गैलेक्स के रेजोल्यूशन से 3 गुना बेहतर है। एस्ट्रोसैट की सफलता के साथ भारत अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल हो गया है। जिन दूसरे देशों के पास अंतरिक्ष वेधशालाएं हैं वो अमेरिका, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, रूस और जापान है। इस उपग्रह का उद्देश्य बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाएं प्रदान करना है, जिसमें ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार शामिल हैं। एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय मिशन था जिसने एक्स-रे, यूवी और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड के साथ अपने 5 यूवी टेलीस्कोप और एक्स-रे टेलीस्कोप के साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन किया था। एस्ट्रोसैट का ग्राउंड कमांड और कंट्रोल सेंटर इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलोर में स्थित है। इस ट्रैक के ग्राउंड स्टेशन बेंगलोर, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा और लखनऊ में स्थित है। आपको बता दें, एस्ट्रोसैट 1 का संचालन समय 5 साल था और 2020 में समाप्त हो रहा है। वहीं अभी तक एस्ट्रोसैट 2 की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन इसरो द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है। और वहीं बीते 30 सितंबर 2020 को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने घोषणा की है कि वो इसरो के वीनस मिशन शुक्रयान में भाग लेगा। इस मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष और उनके फ्रांसीसी समकक्ष ने दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा करने की वार्ता की। बताते चले कि वायरल, जो रूसी फेडरल स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और लैटमॉस एटमॉस्फेयर के साथ सह विकसित किया गया था। वायरल का मतलब है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर इंस्ट्रूमेंट। मिशन मंगलयान, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने अब शुक्र ग्रह पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। फ्रांस उन 3 देशों में से है जिनके साथ भारत अंतरिक्ष, परमाणु और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग करता है। अन्य 2 देश अमेरिका और रूस हैं। 2018 में भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त विजन जारी किया था। वहीं अब तक 42 शुक्र मिशनों को शुक्र ग्रह के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। वहीं जापान का अकात्सुकी वर्तमान में शुक्र ग्रह के चारों ओर उड़ रहा है। वहीं सितंबर 2020 में ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति की खोज की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन वीनस एक्सप्रेस ने इससे पहले 2011 में शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के संकेत पाए थे। इन्हें बायोमार्कर माना जाता है, यानी ग्रह में जीवन रूपों की उपस्थिति की संभावना है। शुक्रयान का उद्देश्य वायुमंडलीय रसायन विज्ञान, संरचनागत विविधताओं और ग्रह शुक्र की गतिशीलता का अध्ययन करना है। बताते चले, पहले ये मिशन 2023 में लॉन्च होने वाला था। तो चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। भारत के नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास नई दिल्ली ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों देशों के द्वारा ये हस्ताक्षर 28 सितंबर 2020 को किए गए थे। इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग के CEO श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन वैन डेन बर्ग ने हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों देशों के बीच इस साझेदारी का फोकस दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधानों का सह निर्माण करना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस 29 सितंबर 2020 को IDEX के लिए परियोजना प्रबंधन दृष्टिकोण दिशा निर्देश जारी किए। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 पहल के लॉन्च समारोह के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने इस लॉन्च के दौरान बताया कि डिस्क 4 चैलेंज अपने पहले संस्करणों से आगे बढ़ेगा और देश में विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा, जबकि IDEX 4 फौजी पहल भारत के सशस्त्र कर्मियों की इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के पालघर जिले में अधिकारियों को कांगो बुखार के संभावित प्रसार को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह पशुओं से मानव में फैलने वाला रोग है। कोरोना महामारी संकट के बीच वायरल फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से तो लोग जूझ ही रहे हैं, अब कांगो बुखार ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यह टिक या किलनी के जरिए मनुष्य में फैलता है। जिला प्रशासन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पशुपालकों, मांस विक्रेताओं और पशुपालन अधिकारियों के लिए यह चिंता का विषय है। कांगो बुखार एक वायरल बीमारी है। यह एक विशेष प्रकार की किलनी के जरिए एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इस बीमारी से संक्रमित पशुओं के खून से या फिर उनका मांस खाने से यह बीमारी मनुष्यों में फैलती है। यह वायरल बीमारी एक विशेष प्रकार की किलनी के जरिए एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF और भारतीय नौसेना के बीच भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स इस 28 सितंबर 2020 को 3 दिनों का अभ्यास चौथी बार पूरा किया गया। इन दोनों देशों के बीच यह नौसैनिक अभ्यास उत्तरी अरब सागर में 26 सितंबर से 28 सितंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया था और इसका नेतृत्व CCF2 और FOCWF ने किया था। इस अभ्यास से कोई संपर्क नहीं प्रारूप में आयोजित किया गया था और इस अभ्यास में भाग लेने वाले जहाजों ने अलग होने से पहले एक दूसरे को अलविदा विदाई दी। वोडाफोन ग्रुप PLC ने हेग रूलिंग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भारत के खिलाफ दर्ज लंबे समय से लंबित मध्यस्थता जीत ली है, जिसमें भारतीय आयकर अधिकारियों ने नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय निवेशी संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और दंड के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की मांग करने के लिए कानून में संशोधन किया था। हेग में स्थायी न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि यह कर की मांग द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते के तहत प्रदान किए गए न्याय संगत और उचित व्यवहार मानक के उल्लंघन में थी। दरअसल इस पूरे मामले में मूल कर की मांग 8,000 करोड़ रुपए से कम थी, लेकिन कर विभाग द्वारा दावा किए गए ब्याज और दंड के कारण इसे बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के लिए अपने द्वारा भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को धन्यवाद देते हुए इस शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई संसदीय चुनाव 2020 में अपनी पार्टी की जीत पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। इन दोनों नेताओं ने इस आभासी मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और आपसी चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। केरल ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 24 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रेसियस ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स UNIATF 2020 पुरस्कार की घोषणा की। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, इथियोपिया के प्रेसिडेंट साहले वर्क ज़ेवडे और महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे इस कार्यक्रम के दौरान अन्य वक्ताओं में शामिल थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को सुबह निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। वे 82 साल के थे। वे पिछले 6 साल से कोमा में थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे मंत्री रह चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जसवंत सिंह साल 1960 में सेना में मेजर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान में उतरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में वह अपने कैरियर के शीर्ष पर थे। साल 1998 से साल 2004 तक राजग के शासनकाल में जसवंत ने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालयों का नेतृत्व किया था। MECL यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में कोलार गोल्ड फील्ड अन्वेषण 16 साल बाद शुरू किया। कोलार स्वर्ण खदानें बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। सोने की कीमतों में गिरावट के कारण उन्हें 2001 में बंद कर दिया गया था। इन खानों में पायरोक्लास्टिक और पिलो लावा को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया था। यह पर्यटन के संरक्षण, रखरखाव और प्रोत्साहन के मद्देनजर किया गया था। शिवान समुद्र मांड्या में बिजली उत्पादन इकाइयों को 1889 में खनन कार्यों का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। 1956 में कोलार गोल्ड माइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 2001 में केंद्र सरकार द्वारा खनन कार्यों को बंद कर दिया गया था। 28 सितंबर 2020 को वरिष्ठ IAS अधिकारी PD वाघेला को ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने RS शर्मा का स्थान लिया है। PD वाघेला गुजरात कैडर के IAS अधिकारी है। वह वर्तमान में फार्मास्यूटिकल विभाग में है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत संचालित होता है। इससे पहले वह गुजरात में वाणिज्यिक कर आयुक्त थे। उन्होंने GST 2017 के रोल आउट में अहम भूमिका निभाई थी।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी। इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। उन्होंने इसकी स्थापना तब की जब वे पुणे के यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने एक अलग समूह में हिंदू समुदाय के दबे हुए वर्गों के अलगाव का विरोध किया। यह 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया था। B.R. अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार को दलित वर्ग को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सिफारिश की थी। गांधी जी के अनुसार हिंदू समुदाय में विभाजन पैदा करने के लिए यह कदम उठाया गया था। उनका मत था कि यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। 26 सितंबर को मनाई गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती। 26 सितंबर 2020 को देश भर में समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 200वीं जयंती मनाई गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के एक गांव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे कलकत्ता चले गए और वहां वर्ष 1829 से वर्ष 1841 के बीच संस्कृत विश्वविद्यालय से वेदांत, व्याकरण, साहित्य, अलंकार शास्त्र और नीति शास्त्र में निपुणता हासिल की। इस दौरान वर्ष 1839 में उन्हें संस्कृत और दर्शन में विशेषज्ञता के लिए विद्यासागर की उपाधि दी गई। विद्यासागर का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का महासागर। 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में स्थान हासिल किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने और बंगाली भाषा को लिखने और सीखने के तरीके का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी बंगाली पुस्तक बोर्नो परिचय को आज भी बंगाली अक्षर सीखने के लिए एक परिचयात्मक पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह उनके अथक संघर्ष का ही परिणाम था कि भारत की तत्कालीन सरकार ने साल 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह तथा इनकी माताजी का नाम विद्यावती था। साइमन कमीशन के आगमन के समय सभी दलों ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। लाला लाजपत राय ने भी 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध में भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल तथा सुखदेव ने ब्रिटिश पुलिस चीफ स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, परंतु उन्होंने डीएसपी जेपी सॉन्डर्स पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में इस महान स्वतंत्रता सेनानी को 24 मार्च 1931 को मृत्युदंड का आदेश दिया गया, परंतु उन्होंने 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे फांसी दे दी गई थी। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।